यूके की इकोनॉमिक ग्रोथ 0 होने वाली है। पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन OECD यही कहती है। ब्रिटेन दुनिया के सबसे डेवलप्ड देशों में से एक माना जाता है, लेकिन आज वहाँ के कुछ लोग महंगाई की वजह से अपने घर का सामान बेच रहे हैं। क्या यूके का हाल श्रीलंका जैसा होने वाला? The nation is in the grip of a cost of living crisis. A currency collapse, soaring borrowing rates, investors and businesses in despair. Now the IMF too has issued a warning. The International Monetary Fund has openly criticized the tax plan. Bills are shooting up and are set to rise again in October. A worrying forecast for thousands around the UK. ब्रिटिश एम्पायर, जिस पर एक जमाने में कभी सनसेट होता नहीं था, वो आज स्टैगफ्लेशन के अंधेरे में चला जा रहा है। क्या होता है स्टैगफ्लेशन और यूके यहाँ तक कैसे पहुँचा? पूरी स्टोरी के 5 रीजंस, 5 पहलू है जो इंटरकनेक्टेड है। ये 5 पॉइंट्स हमें आज की इकोनॉमी का पूरा पिक्चर दिखाते हैं। चलिए आज उन्हीं रीजंस को समझते हैं और सोचते हैं एक इंडियन पर्सपेक्टिव से ऐसी क्राइसिस रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आपका टाइम वैल्यूएबल है, इसलिए ये है सारे चैप्टर्स, लेकिन वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, सो आई वुड हाईली सजेस्ट इसे एंड तक देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चैप्टर 1, पजल का पहला पीस, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। आपके लिए एक सवाल है, यूनाइटेड किंगडम आज किस बेसिस पर रेलेवेंट है? जैसे जापान गाड़ियां एक्सपोर्ट करता है, यूएस हथियार एक्सपोर्ट करता है और चाइना वायरस, यूके का मेन प्रोडक्ट क्या है? इन वन वर्ड, इट इज स्टेबिलिटी। थिंक अबाउट इट, लंदन पिछले 500 सालों से स्टेबल है। वॉर्स आए और गए, डिजीजेस आए और गए, लीडर्स आए और गए, लेकिन लंदन स्टेबल रहा। ये स्टेबिलिटी दुनिया के टॉप बैंक्स को अट्रैक्ट करती है। HSBC, बार्कलेज, स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसे बड़े बैंक्स के ग्लोबल हेडक्वार्टर्स लंदन में है। यूके की इकोनॉमी इन्हीं फाइनेंशियल सर्विसेज पर निर्भर है, जो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद कोलैप्स होने वाली थी। रिसेशन यानी बिजनेसेस स्लो हो रहे थे, लोगों के जॉब जा रहे थे, खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे। सोल्यूशन, लोगों के हाथ में पैसे थमाओ, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली से। ये चार्ट देखिए, यूके में हाउसिंग लोन जो पहले 6.3% में मिलता था, वो कुछ ही दिनों में लोगों को सिर्फ 2.5% में मिलने लगा। इंटरेस्ट में जाने वाला पैसा लोगों के हाथ आया, यानी उनकी परचेजिंग पावर बढ़ी, डिमांड बढ़ी। इसे इकोनॉमिक्स में क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इंटरेस्ट रेट कम होना एक टेम्पररी सोल्यूशन होगा, इकोनॉमी ट्रैक पर आने के बाद वापस ये रेट बढ़ जाएगा। रॉन्ग, रेट कम ही होता गया। जस्ट कुछ ही महीनों पहले लोग सिर्फ 1.2% पर लोन ले सकते थे। ये सस्टेनेबल नहीं था और अब 2022 में जाकर यूके को करेक्टिव मेजर्स लेने पड़े। इंटरेस्ट रेट्स 14 सालों में हाईएस्ट लेवल तक पहुंच गए, यानी एक एवरेज फैमिली अपने टोटल इनकम का 27%, ऑलमोस्ट 1/3 हिस्सा घर का कर्जा चुकाने में स्पेंड कर रही है। और ये एडिशनल बर्डन सिर्फ पिछले कुछ महीनों में आया है, तो लोग प्रिपेयर्ड नहीं। चैप्टर 2, ब्रेक्जिट। जिस ब्रिटेन ने पूरे वर्ल्ड में अपनी कॉलोनीज बनाई, उसी सेम ब्रिटेन को 2016 में नेशनलिज्म की याद आई और उन्होंने यूरोपियन यूनियन से अपना रिश्ता तोड़ दिया। ईयू का हिस्सा होने की वजह से ट्रेड में काफी आसानी होती थी, प्लस ईयू के लोग इजीली यूके में आ सकते हैं एंड वाइस वर्सा। लेकिन अब इन दोनों बातों में एक एडिशनल बैरियर आ गया। एक देश को ग्रो करने के लिए लगते हैं स्किल्ड वर्कर्स, जो यूरोप के दूसरे देशों से यूके काम करने आते थे, जिनके नंबर्स अब कम होने लगे। पिछले साल कई पेट्रोल पंप्स में फ्यूल ही नहीं था, क्योंकि ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रक ड्राइवर्स ही नहीं थे। फ्यूल ना होने का मतलब है जरूरी चीजें मार्केट तक पहुंचने में देरी। एज अ रिजल्ट महंगाई यानी इन्फ्लेशन। ब्रेक्जिट और इंटरेस्ट रेट्स की वजह से यूके में कॉस्ट ऑफ लिविंग डेंजरसली बढ़ रही है। बीबीसी का खुद का रिपोर्ट कहता है कि अगस्त में कंज्यूमर इन्फ्लेशन 10% तक पहुंच गया था। बेसिक चीजें जैसे लो फैट दूध 40% महंगा हो गया, आटा 28%, चीज और दही 21%। लेकिन ये इन्फ्लेशन होता क्यों है? मेनली 2 रीजंस। एक, कि लोगों के पास बहुत पैसा है और सब लोग चीजें खरीदना चाहते हैं, और दूसरा कि चीजों के मार्केट पहुंचते पहुंचते प्राइसेस बढ़ते हैं, तो कम लोग उन्हें खरीद पाते हैं। चैप्टर 3, स्टैगफ्लेशन। ओके, सो रिसेशन का इम्पैक्ट है नो जॉब्स, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है राइजिंग प्राइसेस। क्या होता है जब हम दोनों को मिला देते हैं? यानी अनएम्प्लॉयमेंट भी है और चीजों के दाम भी बढ़ रहे हैं। इसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन, जहां इकोनॉमिक ग्रोथ तो स्टैगनेंट है, स्लो है, लेकिन फिर भी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। बिजनेसेस को एक चीज बनाने में जहां 100 रुपए लगते थे और वो 110 में बेचकर 10 रुपए का प्रॉफिट कमाते थे, वही सेम चीजें बनाने में आज वो 150 रुपए स्पेंड कर रहे हैं और वो 155 रुपए में वो चीज बेचकर 5 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं। यानी कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट बढ़ रहा है और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट कम हो रहा है। दोनों घाटे में।
प्लस रिसेशन के सारे प्रॉब्लम्स है ही। चैप्टर 4 द न्यू गवर्नमेंट। ये था यूके की इकोनॉमी का फाउंडेशन। कोविड से पहले, रशिया यूक्रेन वॉर से पहले, बोरिस जॉनसन की गवर्नमेंट गिरने से पहले यूके की इकोनॉमी ऑलरेडी अच्छे हाल में नहीं थी और सिचुएशन और बिगड़ने वाली थी। बोरिस जॉनसन के बाद पीएम कौन बनेगा? दो बड़े नाम सामने आए, ऋषि सुनक और लिज ट्रस। और लिज ट्रस यूके की नई प्राइम मिनिस्टर बनी। I am confident that together we can ride out the storm. उन्होंने सोचा जब तक बड़े बिजनेसेस को रिलीफ नहीं मिलता, सप्लाई बढ़ेगा नहीं और इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा। उन्होंने टैक्स कट्स, डीरेगुलेशन और रिफॉर्म्स करने की सोची। उन्हें ये प्रूव करना था कि वो पिछले गवर्नमेंट से अलग है और वो टफ डिसीजंस ले सकती है। एंड दैट्स वेयर एवरीथिंग कोलैप्स्ड। उन्होंने एक टैक्स कट पैकेज इंट्रोड्यूस किया जिसमें से कुछ पॉइंट्स काफी कंट्रोवर्शियल थे। यूके में सबसे रिच लोग अपने इनकम का 45% टैक्स के तौर पर गवर्नमेंट को देते हैं। उन्होंने 1.5 लाख पाउंड से ज्यादा पैसे कमाने वाले लोगों के लिए टैक्स कम कर दिया। प्लस पहले के प्लान के अनुसार नेक्स्ट ईयर से कॉर्पोरेट टैक्स 19% से 25% होने वाला था। इस गवर्नमेंट ने ये प्लान होल्ड पर रख दिया। लोग ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हैं। उन्हें लगा ये अमीर लोगों की पैसे बचाने में मदद हो रही है। द वर्स्ट पार्ट इज टैक्स कट्स के जरिए जो लोगों को डिस्काउंट्स दिए जा रहे थे, उसकी भरपाई कौन करने वाला था? ऑफ कोर्स आम लोग। सपोज यूके चलाने के लिए 100 रुपए लगते हैं। ये सारे पैसे आते कहां से? लोगों के टैक्स कट की वजह से 100 रुपए की जगह यूके को 80 रुपए मिलते हैं। तो ये ऊपर के 20 रुपए आएंगे कहां से? सड़कें तो बनानी पड़ेगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी भी देनी पड़ेगी, ऑयल तो इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। यानी ये सारे खर्चे तो हैं। तो इन 20 रुपए का डेफिसिट भरने के लिए सरकार को डेट उठाना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। चैप्टर 5 यू टर्न गवर्नमेंट। इन डिसीजंस की वजह से लोग खुश नहीं थे, IMF खुश नहीं थी, इन्वेस्टर्स खुश नहीं थे। ऑपोजिशन पार्टी तो क्रिटिसाइज कर ही रही थी, उनकी खुद की कंजर्वेटिव पार्टी भी उन्हें क्रिटिसाइज करने लगी। लिज ट्रस को अपनी पीएम की कुर्सी संभालने के लिए कुछ यू टर्न्स लेने पड़े। फाइनेंस मिनिस्टर को फायर कर दिया है। जो 45% टैक्स ब्रैकेट हटने वाला था, जिनसे सिर्फ रिच लोगों को फायदा होता, वो अब रहेगा। एंड लास्टली अगले साल से कॉर्पोरेट टैक्स 25% हो जाएगा। यू रिमेम्बर चैप्टर 1 में हमने कहा था कि यूके की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी स्टेबिलिटी। इस सारी सिचुएशन की वजह से इसी स्टेबिलिटी को धक्का लगा है। इन्वेस्टर्स ने पाउंड बेचना स्टार्ट किया है, सो डॉलर के अगेंस्ट पाउंड वीक हो रहा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड टेंशन में। और अब यूके को इस क्राइसिस से निकालना कैसे है? लीड कौन करेगा? इसका आंसर किसी के पास नहीं है। आज यूके में जो हो रहा है उसे हम एक परफेक्ट स्टॉर्म कह सकते हैं। यानी जो भी गलत हो सकता है वो सब हुआ है। फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, लोगों के जॉब जा रहे हैं, सैलरी कट्स हो रहे हैं। ट्रेड करने के लिए EU का सपोर्ट नहीं है। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से सप्लाई के प्रॉब्लम्स है। और अभी जो नई गवर्नमेंट बनी है वो कंफ्यूज है और शायद गिर भी सकती है। दिस इवेंट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि इसमें भारत जैसे देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट लेसन्स है। सबसे पहला ये कि हमें दोस्तों की जरूरत है। फ्यूचर में भारत कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना बने, हमें डिप्लोमेटिक रहने की जरूरत। कोई भी देश 100% सेल्फ रिलायंट नहीं हो सकता और अभी तो ये ड्रीम काफी दूर है। वी नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग एलाइज, एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू ट्रेड। सेकंड लेसन ये है कि हमें सोच समझकर पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद यूके अगर अपने इंटरेस्ट रेट समय रहते ही एडजस्ट कर लेता तो शायद आज उन्हें ये दिन देखना न पड़ता। जब पॉलिसीज बैकफायर करती हैं, तब हम हमारी क्रेडिबिलिटी खो देते हैं और लोगों का सपोर्ट भी। गुड कम्युनिकेशन इज द की। कई बार गलत कम्युनिकेशन की वजह से अच्छी पॉलिसीज भी लोगों तक पहुंच नहीं पाती। एंड नंबर 3 इज दैट देयर इज नो फ्री लंच। दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं होती। हर चीज का बिल कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में भरना ही पड़ता है। इस जनरेशन को नहीं तो नेक्स्ट जनरेशन को। बोरोइंग का मतलब ये होता है कि आप कल का पैसा आज खर्च कर रहे हो। भारत अपने बजट का 40% बोरो करता है। इसीलिए हमारे लिए ये जरूरी है कि हम ये जाने कि हमारा देश कैसे चलता है। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, अगर आपने स्टैग्नेशन और रिसेशन जैसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स के बारे में कुछ नया सीखा, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्योंकि इस कनेक्टेड दुनिया में हमें हमारे आसपास क्या हो रहा है ये सीखना होगा, उनकी गलतियों से सीखना होगा एंड मोर इम्पोर्टेंटली उन्हें दोहराने से बचना होगा। और यही इंपॉर्टेंट बात, आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए और ऐसे कौन से टॉपिक्स पे हमें वीडियो बनाना चाहिए हमें कमेंट्स में बताइए। हमने इकोनॉमिक्स पर कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाए हैं। गवर्नमेंट्स अनलिमिटेड पैसा क्यों नहीं छापते, अगर आपको जानना है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। अगर आपको बांग्लादेश की इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में जानना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।